अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसारा खबर की खबर लेके, और आपको जुम्मा मुबारक कहते हैं। और इस दुआ के साथ कि ये जुम्मा जो है आपके लिए अपनी रहमतें और बरकतें लेके अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान के लिए ये दिन बहुत सारी खुशियों का हामिल हो। एक नज़र देखते हैं पैकेज के ऊपर के अखबारात ने किस तरह कौमी मामलात को कवर किया, फिर बात आगे करते हैं। महंगाई में कमी से मुतालिक वजीर आजम का बयान, इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल और सिंध के साहिली इलाके समंदरी तूफान की लपेट में आज की अहम खबरें हैं जो कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हैं। वजीर आजम इमरान खान का बयान रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी की जीनत बना। अल्फाज हैं, कोरोना की वजह से कीमतें बढ़ी, महंगाई आर्जी, जल्द कमी आएगी। वजीर आजम। रोजनामा जंग ने भी इसी बयान को अपने अंदाज से फ्रंट पेज पर शाया किया है। महंगाई आर्जी, जल्द कमी होगी, सी पैक के मंसूबे अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने भी वजीर आजम के बयान को ही अहमियत दी और अल्फाज इस्तेमाल किए, सी पैक पर काम तेज किया जाएगा, महंगाई कोरोना से आई, जल्द खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से मुताल्लिक है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी 5.5 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। रोजनामा पाकिस्तान ने समंदरी तूफान को नुमाया जगह दी। समंदरी तूफान शाहीन का तीसरा अलर्ट जारी। कराची में शदीद बारिश, तूफानी हवाएं, हंगामी हालत नाफिज। अंग्रेजी अखबारात में दी न्यूज की टॉप स्टोरी वजीर आजम के बयान से मुतालिक है। इन्फ्लेशन टेम्परेरी विल रिड्यूस सून, पीएम। दी नेशन ने भी वजीर आजम के बयान को मेन स्टोरी के तौर पर लिया। पीएम सेज कमोडिटीज प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू कोविड-19। डॉन अखबार की लीड स्टोरी है, मिनिस्ट्री प्रिपेयरिंग समरी फॉर नैब चीफ एक्सटेंशन। डेली टाइम्स ने नून लीग में इख्तलाफात को फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया। मरियम हिट आउट एट हर पार्टीज मीक लीडरशिप। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास को हेडलाइन में रखा। गवर्नमेंट ओकेज इम्पोर्ट ऑफ 550,000 टन ऑफ व्हीट। जी, ये थी आज की हेडलाइंस और अहम खबरें जो आपसे शेयर की। ज़रा अब करते हैं अपना रन डाउन और शेयर आपके साथ। मुस्लिम लीग नून किसके खौफ का शिकार? समुद्री तूफान शाहीन का तीसरा अलर्ट जारी, हंगामी हालत नाफिज। इसी पे ट्विटर का टॉप ट्रेंड है साइक्लोन गुलाब। और फिर है हमारे प्रोग्राम में आज दी न्यूज़ का इदारिया, एहसाब और सियासत। आज हम अपने प्रोग्राम में कंवर दिलशाद साहब का रोजनामा दुनिया में जो कालम है, इलेक्शन कमीशन बायोमेट्रिक और आरटीएस को जदीद बनाए, इस पे गुफ्तगू करेंगे। ओलंपिक एसोसिएशन की नाकिस कारकर्दगी पर पार्लियामेंटेरियन खफा, हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा है। और अफगानिस्तान पे वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़। और 8वां है हिंदू इंतहा पसंदी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हम है? तो तीनों जुम्मा मना रहे होते नजर आ रहा होता है कि मेरे ख्याल है सलमान आप टाइम में नमाज पढ़ लेते हो, हैं? हाँ, नमाज तो इसमें भी हो सकती है, वो तो किसी में भी हो सकती है। ज्यादा हम पक्का नमाजी हैं। अच्छा, वैसे ये 5 वक्त के नमाजी है माशाल्लाह। 3 शलवार कमीजों में एक टाई वाला हो तो जरा नुमाया नजर आता है। जैसे क्या कहते हैं, किसी रेडी के ऊपर बहुत सारे जामनू पड़े हों और उसके अंदर कहीं एक सफेद बेर रख दो तो वो सबसे अलग नजर आ रहा है। आप देखिए आज माशाल्लाह आपने जो पहना है, लगता है कोई किसी दूसरी तीसरी शादी का इरादा तो नहीं है आपका? शफीक साहब यकीन करें, मैंने अभी आपकी तारीफ करनी है, आप मेरे पे ड्यू हो गई आपकी तारीफ में। अच्छा, ये बताएं कि ये जो खौफ है, मरियम साहिबा ने कल कहा कि जी नून लीग में कुछ लोग हमसे खौफजदा हैं और कुछ से हम खौफजदा हैं। ये इस पे मैं आज चाहूंगा बात करें कि खौफ क्या है। जरा मरियम साहिबा ने क्या कहा, आपको सुनाता हूँ। मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नहीं जी शफीक साहब, वो कहते हैं कुछ हमसे डर रहे हैं, हम कुछ। ये डर क्या है, किस चीज का डर है? असल में ना ये घात लगा के बैठे हैं। उन्हें पता है कि भाई शहबाज शरीफ की पॉलिसी जो किसी हद तक आगे जा रही है, पार्लियामेंट जो अपना इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी, उसमें मुस्लिम लीग नून शामिल हो गई है। और फिर अब इसलिए खौफ है, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान के बेटे ने कह दिया कि भाई इसको ब्रॉड बेस करें, हमें भी शामिल करें। अब ये खौफ जो है एक दूसरे से, क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ गया है
और ये अपना ये कहती है कुछ हमसे खौफजदा, असल ये खौफजदा हैं। उन्होंने आज ये मुसलसल एतराफ़ कर रही है कि मुस्लिम लीग नून की दरारें कितनी गहरी हो गई हैं। वो जो कहती है कुछ लोग हमसे खौफजदा हैं, वो इनसे वो लोग खौफजदा हैं जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं। और ये जिनसे खौफजदा हैं वो अपना ये मरियम जिनसे खौफजदा है वो तो बात ही करते हैं पार्लियामेंट की, वो बात ही करते हैं जमहूरियत की। और ये अब्बा से शुरू होती है और अब्बा पे ख़त्म होती है, माज़रत के साथ वालिदैन सबके हैं। लेकिन सियासी तौर पर देखें ना, सियासत नहीं है इसमें, तमाम तर उनका है कि भाई हमें बचा लो, सानू कुछ ना कहो। अब उसको अब एक नया रोज शोशा छेड़ती है, मीडिया के पास आ जाए। और जो कल जो इनकी थी ना मीटिंग, उसमें इन्होंने शदीद क्रिटिसाइज़ किया जो कि मीडिया में नहीं आया। अपने मुखालिफ ग्रुप को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये पार्टी में दरारें डाल रहे हैं, ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, नवाज शरीफ के बयानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और एक बंदा उनके लफ्ज़ थे, एक बंदा शोशा छोड़ता है और सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके लिए उन्होंने एक नया फिक्रा दिया कि हम उनसे खौफजदा हैं, हम वो हमसे खौफजदा हैं। अच्छा। भाई आप अपना खौफ निकालें और आए सियासत करें। सलमान, देखिए, बात क्या खौफ क्या है? बात यह है कि जब सियासत में और जमहूरियत में इक्तदार की भूख हो और ख़ानदानी सियासत के अंदर एक लड़ाई चल रही हो, तो वो फिर ख़तरा जो है ना वो सब पे बालादस्त होता है। और बालादस्त क्या है कि कहीं कोई दूसरा मुझ पर, यानी दूसरा कौन है, चाचा, ठीक है, कज़न, ये हम पे बालादस्त ना हो जाए। अब ये लड़ाई एक खानदानी लड़ाई बन चुकी है। मैंने कहा ये मुस्लिम लीग नून की लड़ाई नहीं है, ये एक खानदान के अंदर दो बड़े लोगों की लड़ाई है। इसके अंदर मरियम अपने अंदाज से पेनिट्रेट कर रही हैं और शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज अपने तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब सबके पास 4-4, 5-5 लोग हैं स्पोकमैन, जो कभी उनकी साइड से बोलते हैं, कभी उनकी साइड से बोलते हैं। और बीच में हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कभी इधर भी बोलते हैं, कभी उधर भी बोलते हैं, दो तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों विकेट के प्रॉब्लम, दोनों देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, खौफ का जो प्रॉब्लम है कि कहीं शहबाज शरीफ अपने लिए कोई रास्ता ना निकाल ले। ये खौफ है बुनियादी तौर पे। और अगर वो अपना रास्ता निकालेंगे तो हमें माइनस करके निकालेंगे। और ये समझते हैं कि कहीं ये अगर कोई रोल प्ले करेंगी मुजाहमत की, टकराव की, तो हमारा जो रास्ता निकल रहा है कहीं वो पीछे ना चला जाए। तो बेसिकली अब ये लड़ाई एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच चुकी है जो एक दूसरे पे सियासी गलबा हासिल करने की है और अपनी बात में। अब देखिए ना रिएक्शन क्या आ रहा है। मरियम ये कहती है जिसने पार्टी के अंदर रहना है उसको नवाज शरीफ का नाम लेना होगा और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा होना होगा। और नवाज शरीफ के बयानिए का मतलब क्या है, मरियम के साथ खड़ा होना होगा। ये बहुत से लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, जो टकराव की सियासत नहीं चाहते, जो महाजराई से गुरेज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम एक कोई 2023 के इलेक्शन में कोई सियासी रास्ता निकालें, आगे बढ़े। मरियम कहती नहीं, अगर हमने, या नवाज शरीफ कहते हैं कि मफाहमत या मुजामत, दोनों सूरतों में हमारा एजेंडा बालादस्त होना चाहिए। और हमारे एजेंडे से मुराद क्या है, हमारे एजेंडे से मुराद ये है कि आप हमें स्पेस दें, नवाज शरीफ को दें या मरियम को स्पेस। आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र किया, आपको एक फिक्र ऐड करता हूँ। कल ए और के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने भी कहा कि हम मफाहमत के तैयार हैं, हमें शफाफ इलेक्शन दो। उसने पूछा कर रहे हैं कि आप, राना साहब कहते हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इन तमाम वोट की इज्जत दो, ये दो, वो दो। बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि अब लड़ाई जो है इक़्तिदार की लड़ाई है, अगले इलेक्शन की लड़ाई। ये जो खौफ है, ये इक़्तिदार का, और इक़्तिदार एक तो रियासत का इक़्तिदार, एक पार्टी का इक़्तिदार है। तो आप समझते हैं कि ये जो खौफ जिसकी तरफ निशानदी के, और ये तो वो क्लियर कर दिया उन्होंने कि दो ग्रुप हैं और हम दो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। राणा साहब देखिए कि ये मरियम नवाज का जो बयान है इसकी एक बैकग्राउंड है। अच्छा। और बैकग्राउंड ये है कि चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब ने एक गालबन रावलपिंडी डिवीज़न की मीटिंग थी या किसी और डिवीज़न की थी, उसमें उनका बयान आया था जो अखबारात में शाया भी हुआ कि अगर हमें हमारा मकसद मफाहमती बयानी के ज़रिए हल होता है और हमें मफाहमती बयानी के ज़रिए हमें कोई मफाहमत के ज़रिए कोई रास्ता मिलता है तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है, हम उसको भी जो है वो अडाप्ट कर सकते हैं। माफ़ी मिलनी चाहिए, रास्ता मिलना, इक़्तिदार मिलना चाहिए। इक़्तिदार का रास्ता अगर मफाहमत से मिलता है तो वो भी हम उसको भी अडाप्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि 2 रोज़ पहले लाहौर डिवीज़न की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जवेद लतीफ़ साहब ने भी हथियार नहीं डाले और जवेद लतीफ़ साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि जब ये पिछले कुछ दिनों से शहबाज शरीफ का बयानिया हावी नज़र आ रहा था पार्टी के अंदर, और जवेद लतीफ़ ने ये कहा कि मुखातब किया मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, कि हमें इस हवाले से वजाहत जो है अब वो होनी चाहिए, वाज़े होना चाहिए कि हमारा कौन सा बयानिया है, हमारी कौन सी जो लाइन है अगली, और इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ जो है वो गैर वाज़े है, इसमें अबहाम दूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कि आखिरी मीटिंग थी
फैसलाबाद डिवीजन की। तो इसमें इस हवाले से जो सवालात उठ रहे थे और बज़ाहिर जो मज़ाहमती बयानिए के हामी लीडरशिप थी वो कमज़ोर नज़र आ रही थी, तो उसको जो है मरीम नवाज़ साहिबा ने वाज़े किया है कि हमारा जो बयानिया है अब वो मज़ाहमत का ही बयानिया है और जिसने खड़ा होना है वो इसके साथ खड़ा होगा, और जो खड़ा नहीं होना चाहता तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं, कोई और रास्ता अख्तियार करना चाहता है तो वो कर सकता है। परसों शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा उसके ऊपर उन्होंने 1.5 घंटे बोलते रहे। कल जब ये इजलास हुआ तो उसमें एक जुमला नहीं कहा गया उस पर मरियम साहिबा ने कि ये हमारी फतह हुई है और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या वजह, क्यों नहीं किया, क्यों यहीं से अंदाजा लगा लें कि आपके वो चचा को इंडोर्स ही नहीं करते, वो चचा हो या कजन हमजा हो, वो उनकी किसी बात को इंडोर्स नहीं करती। इतना बड़ा हुआ नहले दहले जो हैं, जो लीडर जो हैं, मैं उनका बकायदा नाम लेके क्लैपिंग कराई थी, ये साढ़ा शेर, जब जवेल लतीफ़ साहब इंटरव्यू ने कहा साढ़ा शेर आ गया, अच्छा, और बाकायदा क्लैपिंग कराएगी, और वो जो पार्टी का सदर है उस बेचारे की कोई सुनवाई है ही नहीं। तो ये फिर अभी देखें, ये बिल्कुल इनकी जो खलीज जो है, इस प्रोग्राम का एक क्रेडिट जाता है कि सबसे पहले हमने ये पॉइंट आउट किया था पहले प्रोग्राम में कि इनके अंदर क्या चल रहा है, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो एक दूसरे से खौफ जताएं। असल में ना, हालांकि यूनुस साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि असल में वो अपना मरियम ग्रुप चाह रहा है कि साढ़े नाल डील हो गए और शहबाज शरीफ चाह रहा है डील करना चाह रहे हैं। पता है मसला क्या, अब देखें एस्टेब्लिशमेंट को जो सूट जो करेगा उन्होंने वो करना है ना। अब एक तरफ आपके वालिद साहब जो वहाँ से तीर अंदाजी करते हैं और यहाँ आप कहते हैं कि सानू माफ़ी दे दो, तो ये मेरा ख्याल है कि ये अब ये बयानी की लड़ाई नहीं रह गई, अब ये डील की लड़ाई रह गई। वो हमसे डील करें। लंदन से अमजद चोई साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं कह रहा हूँ जरा उनसे भी आप बात कर लूँ। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। अमजद साहब एक पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, जैसे बाकी लोग गए वो भी वहाँ गए, खालिद साहब के शागिर्द थे, और जो कुछ भी वो कहेंगे खालिद साहब जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इनके शागिर्द थे। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये भाई, ये जो सलमान शहबाज केस है, इसमें एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान में कि हक़ाइक़ से हट के रिपोर्टिंग की गई। ये आप वहाँ पे लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अंदर मौजूद हैं, ज़रा हमें बताएं कि ये रिपोर्टिंग सही हुई या गलत हुई और क्यों हुई? जी राना साहब, ये कहानी शुरू होती है 2004 में। मियाँ शहबाज शरीफ ने बार्कले स्ट्रीट लंदन के अंदर एक फ़्लैट ख़रीदा जिसका नंबर था 2 नंबर फ्लैट वो उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बार्कले बैंक से जो है वो मॉर्गेज ले ली। ये मॉर्गेज बाद में उन्होंने शिफ्ट कर दी हबीब बैंक के अंदर, इस वजह से उनका बार्कले का जो अकाउंट था वो यहाँ पे बंद हो गया। अब 2018 के बाद उन्होंने जब ये फ्लैट बेचा तो उनके पास अकाउंट नहीं था, तो उन्होंने मजबूरन अपनी जो कंपनी थी कॉनवे को, उसको कहा कि ये पैसे मेरे बेटे जो सलमान शहबाज है उसके अकाउंट में शिफ्ट कर दें। यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो वकील के बगैर शिफ्ट नहीं की जा सकती, तो सलमान शहबाज के वकील के जरिए सलमान शहबाज के अकाउंट में ये 3.5 लाख रुपए आए। ठीक है, मेरा सवाल वहीं पे है कि ये रिपोर्टिंग जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया, तो कहीं पे वो ये डिबेट चल रही है कि गलत रिपोर्ट हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप चूंकि उनमें मौजूद हैं, ज़रा हमें उस पर रोशनी डालिए। जी साराना साहब, आप कहते हैं कि ये मिस रिपोर्टिंग है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये सहाफ़ती बददयानती है। मजिस्ट्रेट का सिर्फ 2 सफ़ों का ये ऑर्डर जो था, इसको चाय की प्याली में तूफ़ान बनाकर पेश किया गया और पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश की गई, और इसमें जो मदद की गई है वो यहाँ के सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ यूके के अंदर, उन्होंने, सब तो नहीं हैं लेकिन 3-4 को छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो हमेशा मियाँ साहब और शरीफ फैमिली के दरबारियों की तरह काम करते हैं, और इसमें ख़ास तौर पर मुर्तज़ा अली शाह जो जियो के हैं और दुनिया न्यूज़ के जो अज़हर जावेद हैं, उन लोगों ने हमेशा जो है वो ऐसे ही सवाल सामने किए हैं जो प्लांटेड सवाल होते हैं, उनके जवाब लेकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है। इसमें भी सब कुछ यही हुआ है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। शफीक साहब वो कहते हैं कि वहाँ से ये एक चीज़ चली और उसके बाद वो फैलती चली गई, तो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ तो हैं, उसको तो हमें समझना चाहिए। देखिए, पूल रिपोर्टिंग होती है ना, कुछ जो लाइक माइंडेड होते हैं, या जब जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि शरीफ फैमिली के जो पसंदीदा लोग हैं, वो लाइक माइंडेड लोग जब ये अपना पूल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें वो वही करते हैं जो उन्हें ब्रीफ किया जाता है, जो उन्हें बताया जाता है। अमजद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है
कि वो मखसूस लोग हैं, जब हम भी पीछे APC में गए थे तो वही लोग आगे पीछे फिर रहे थे। अच्छा। और उन्हीं को कहा जाता है तो ये खबर देनी, तो ये खबर देनी है। जब आप पूल रिपोर्टिंग करें, हकायक से हटकर रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें तो हम भी चीखते रहे हैं, वो इवन के BBC चीखता रहा है कि इसमें शहबाज शरीफ का बतौर शहबाज शरीफ इसका नाम नहीं है, लेकिन 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और आज वहाँ जो हमारे एक दोस्त हैं साहब, उन्होंने ये खोल दिया कच्चा छट्टा कि इसके पीछे क्या ये खबर कैसे बनती है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे यहाँ बात चल रही थी ना रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में, आपने देखा आपके दोस्त जो है वो कामरान शाहिद साहब ने भी कहा कि जी हमारे यहाँ जो PTV की रिपोर्टिंग है तो उसके अंदर बड़ा एक वन साइडेड चीज़ें पेश की जाती हैं। आपका अपना क्या नुक्ता नज़र है इस पर? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि कामरान शाहिद मेरे पसंदीदा एंकर हैं। कल मैंने देखा उन्होंने PTV न्यूज़ के ऊपर शुक्र है आप उनकी तरह एक्ट नहीं करते प्रोग्राम के दौरान। वो उन्होंने कहा कि जी वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलता है और यूं होता है, यूं होता है। मैं कुछ चीज़ें अर्ज करना चाह रहा हूँ। और उन्होंने कहा ये सफ़ेद हाथी है और कौम के पैसों से और ये और वो। अब तो प्रॉफिट में आ गया। मैं अब आपको 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ। हमने अपने प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब MNA को लिया, हमने मलिक अहमद खान साहब को लिया जो तर्जुमान है शहबाज शरीफ साहब के, MNA वहीद आलम साहब को लिया, हमने जलील शरकपुरी साहब को लिया, हमने अपने प्रोग्राम में कमर जमा कायरा साहब को लिया, हमने अपने प्रोग्राम में नासिर शाह साहब को लिया सूबाई वजीर, हमने अपने प्रोग्राम में सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख साहब को पीपल्स पार्टी के लिया, हमने अपने प्रोग्राम में जो अपोजिशन है उसका पॉइंट। और जब हम किसी को लाइव लेते हैं तो हम उसको बीच में रोक नहीं सकते, जो चाहता है वो कहता है। तो हमने अपने प्रोग्राम में ये वो कह रहे हैं, वो एक मिनट साहब, वो कह रहे हैं, मैं चाह रहा था कि ज़रा इसकी वजाहत करूं। दूसरी चीज़, पहली दफ़ा PTV ने 1.3 बिलियन मुनाफा कमाया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो PTV में जा रहा है। ये मैं 1.3 बिलियन कमाया। अच्छा, फिर तीसरी बात, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो वन साइडेड बात करते हैं। हम चारों प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम जिस अखबार में जिस मीडिया में जाते हैं उसकी एक पॉलिसी है जिसे हमने टो करना है। वो वहाँ पे बैठ के ये एंकर्स अपने मालकान के जो मुफादात हैं उनका मेरा सवाल आपसे इसी पे, क्या जो 50 प्राइवेट चैनल हैं वो किसका एजेंडा टो करते हैं? बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ कि वो जहाँ पे जितने भी शफीक साहब एंकर्स बैठे होते हैं वो अपने मालकान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम चारों अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के कहता हूँ, हम रियासत पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा करेगा, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा, हम खड़े होंगे, हम बात करेंगे। अगर आप अपने मालकान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं तो हम अपनी रियासत अपनी पाकिस्तान के लिए भी हम कोई बात नहीं सुनेंगे। और आखिरी बात कि भाई, हम सारा दिन बैठ के कई सालों से लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, बेइज्जती भी करते हैं, उनका पूरा भी कहते हैं। यार इतना हौसला तो रखें कि अगर आपके ऊपर कोई 2 जुमले तनकीद क्यों तो उसे बर्दाश्त तो करना सीखें ना यार। आप दूसरों के ऊपर तो इतना कुछ बोलते हैं, अपने ऊपर भी कोई 1-2 जुमले सुन लें। और मैं बस आखिरी जुमला, मुझे एक शेर मैंने शेयर करना था। कल जब मैं वो प्रोग्राम देख रहा था कामरान शाहिद साहब का, वो जितने गुस्से में लेट रहे थे, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि उनको आता है प्यार पे गुस्सा और हमको गुस्से पे प्यार आता है। राणा साहब, आपने मालकान के मफादात की बात की जी, और मैं इस हवाले से कुछ मेरे पास अदादोशुमार हैं जो मेरे नहीं हैं बल्कि SCCP ने जो हैं वो जारी किए हैं कि जो ख़ास तौर पर जो है सबसे ज़्यादा मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो जंग ग्रुप किस तरह करता है, जंग जियो ग्रुप, बल्कि उसमें कारकुनों को किस हद तक इस्तेमाल किया जाता है कि इस वक्त जो PFUJ के 2 ग्रुप हैं, उन 2 ग्रुपों को ही उन्होंने जो है वो अपने मफादात के लिए जो है वो हायर किया हुआ है। एक तो तीनों ग्रुप और दूसरा एक तो अफसल भट्ट ग्रुप जो है PFUJ का, वो जिस तरह वहाँ पर एक बगैर काम के जिस तरह एक तनख्वाह वसूल करते हैं, और जो अफसल भट्ट जिसके रद्द अमल में आगे आए थे PFUJ में, नवाद रजा, वो भी जंग ग्रुप के साथ अटैच हो चुके हैं, वो भी उनके साथ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो इस तरह जो SCCP है उसने जो जियो न्यूज़ और जियो एंटरटेनमेंट के जो रेवेन्यू है 2017 के अंदर जो था वो 4 अरब 95 करोड़ था, फिर 2018 के अंदर 4 अरब 30 करोड़ था, फिर 2019 के अंदर बढ़ ये 4 अरब 85 करोड़ रुपए हो गया। और इनके एसेट्स में देखे कितना जो है वो इंक्रीज हुआ कि 2017 में 8 अरब 45 करोड़ था
और 2018 में 9 अरब 9 करोड़ हो साहब, गया, यहाँ मैं आपको और बताऊंगा। 2019 में 9 अरब से 84 करोड़ हो गया। लेकिन साहब, हालत ये है, मैं एक मिसाल देना वैसे मेरे वाला चाहता सवाल हूं, एक सुन लो। मिसाल पहले मेरा सवाल मिसाल सुन ले जरा। आप मिसाल उसी में आ जाएगी हाँ आपकी। जी। आप ये बताएं कि इतना आप अपना सारा दिया है, तो इससे वर्कर को, हमारे दोस्तों को जो काम कर रहे हैं, उनको क्या फायदा अच्छा, हुआ? वो मैं वही मिसाल जो आप मुझे पूछ पता है रहे हैं, मिसाल। मैं वही देना चाह रहा हूं कि मैं जाती तौर पर जानता हूं कि जंग ग्रुप के अंदर कुछ हमारे जो सब एडिटर हजरात हैं वो ऐसे हैं कि वो 23 साल से वहां पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 23 साल में भी उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो 24,000 23,000 नहीं हो सकती बिल्कुल अभी सही है, तक। बिल्कुल और ठीक है। वर्कर को तो कुछ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वर्कर को जो है वो अपने मुफादात करते के हैं। लिए वो हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि हमारी जो कारकुन साफियों की जो तंजीमें हैं, और दूसरा मैं बताऊं सब कि वहां पर जो मैंने वेज अवार्ड अगले है, टॉपिक पे वेज जाना है। अवार्ड जो है टोटल 11 बंदों को मिल रहा था, जिसमें 4 जो थे वो वहां बिल्कुल पर ठीक। हेल्पर थे। ठीक है। यानी किसी सब एडिटर को नहीं मिल रहा, किसी रिपोर्टर को नहीं मिल रहा। कुछ बचा के रखें, कल हाँ, भी सर, आपसे मेरे पूछना। पास कल कुछ मेरे मैंने- पास काफी कुछ कहने को है, लेकिन अगले आगे- टॉपिक पे आगे जाएं आप। चलिए। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, वो अल्लाह ताला अहले कराची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारा शहर है, लाहौर हमारा दिल है, कराची हमारी सांस धड़कन है। और हम कराची के हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट शेयर करता हूँ, मैं फिर आगे बात करता हूँ। समुद्री तूफान के बायस सिंध के बेशतर शहरों में बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। शुमाल मशरकी बहिरा अरब में ट्रॉपिकल समुद्री तूफान की तश्कील पर महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 घंटे से डिप्रेशन मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, और डिप्रेशन कराची के मशरिक और जनूब मशरिक से 240 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, जबकि ठट्ठा से 200 और माड़ा से 410 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं, जबकि बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और दादू में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। दूसरी जानिब कराची में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में हवाओं की रफ्तार भी तेज है और बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। उधर मौसम की हंगामी सूरत हाल के पेश नजर कराची में आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाजमी सर्विसेज और एमरजेंसी खदमात अंजाम देने वाले सरकारी इदारे खुले रहेंगे, ताहम एमरजेंसी सर्विस के अलावा तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और कारोबार बंद रहेंगे। ये थी जी रिपोर्ट, और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हैं सरदार सरफराज साहब कराची से। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा अपडेट लें कराची के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जब हमारे नाज़रीन को बताइए कराची की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, ताकि ज़रा हम अपडेट हो जाएं। जी देखिए, कराची में गुज़श्ता रात होती रही, अभी सुबह तक भी होती रही, वक्फे वक्फे से बारिश, हल्की बारिश ही हुई ज़्यादातर, और किसी किसी जगह पे मॉडरेट स्पेल हुआ। और आगे भी इम्कान ये है कि आज का दिन भी बारिश रहेगी इसी तरह वक्फे वक्फे से, और कल भी है। लेकिन चूंकि साइक्लोन के ट्रैक में थोड़ी सी तब्दीली आई है, अभी हमने जो अलर्ट नंबर 4 इशू किया है 6 बजे, तो उसके मुताबिक थोड़ी सी वो कराची के पहले जनूब में था, जनूब मशरिक में था, अब वो जनूब मगरब की तरफ शिफ्ट हुआ अच्छा है। सर, वो जो क्या कहा जा रहा था कि डिप्रेशन जो है वो डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, तो डीप डिप्रेशन में तो नहीं गया? जी हो गया, डीप डिप्रेशन अच्छा। स्टेज में चला गया है। अच्छा। और अगले 6 से 8 घंटे में वो साइक्लोन बन सकता है। अच्छा। लेकिन जी, लेकिन इम्कान ये दिख रहा है कि वो ग्रेजुअली सिंध के साइल से कराची समेत इस एरिया से उधर बलूचिस्तान के साइल की तरफ निस्बतन करीब शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल का हमने 2 दिन से जिक्र कर रहे थे, तो उसका खदशा कदरे कम हो गया है। हैवी अच्छा, फॉल कम हो सकते गया। हैं जी, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे अर्बन फ्लडिंग का अब कुछ चांस बतदरीज कम होता गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, और सिंध हुकूमत जो है वो कहाँ खड़ी है इस हवाले से? जी, सिंध हुकूमत के बिहाफ पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो आपने खुद भी मेंशन किया कि कमिश्नर साहब ने छुट्टी करवा दी, और इसी तरह से दूसरे वो नजर तो आ रहा है कि काफी इकदाम उन्होंने लिए हैं। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे कि दी न्यूज़ का इदारिया है एहतसाब और सियासत, और एहतसाब और सियासत के अंदर जो है इस इदारिये ने क्या एंगल लिया और किस तरह चीज़ों को किस तरह कन्वर्ट किया, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आते हैं।
आपने जो खेल शुरू किया है बिल्कि खातून, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमानदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। जी वेलकम बैक, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दी न्यूज़ का इदारिया है और उसका जो सारा निचोड़ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उनका कहना है कि एहसाब और सियासत, और उसमें दी न्यूज़ ने लाइन ये ली है कि जी जो एहसाब का अमल है इसमें सियासी मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और एहसाब को सियासी रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, और सियासी मुआज़राई से जो है एहसाबी अमल को मुश्किलात होती है। शफीक साहब, जब हम इदारिया लिखते हैं और जो कोई भी इदारिया लिखता है तो उसको इम्पार्शल होके हालात का जायज़ा लेना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ जैसे अब ये इदारिया है, इसमें ऐसा लगता है कि जो लिखने वाला खुद एक पार्टी है, तो क्या लिखने वाले को पार्टी होना चाहिए? देखिए, ये वो कह रहे हैं सियासी मुदाखलत है। सियासी मुदाखलत तो बढ़िया, आपको जो भी आपने जिक्र कर दिया, जो इसमें साफ्ती मुदाखलत है वो आप क्यों कर रहे हैं? लेट नैब डिसाइड, लेट कोर्ट डिसाइड क्या फैसला करना उन्होंने। आप देखें, इनके अखबार उठा कर देखें, टीवी उठा कर देखें, तो जहाँ पे अपना इनका कोई नवाज शरीफ या मरियम ग्रुप या दूसरी शरीफ ग्रुप की बात आती है, उस पर इनके मैराथन ट्रांसमिशन चलती हैं। और अखबार देख लें जनाब, किसी का ना फटे लगे बैनर, हेडलाइन, ये लाइन, एक इशू को जो उनके हक में हो, जो वो खुद बात करें, चाहे वो हक हो, उसको ऐसे उठाते हैं कि भाई ये इनसे कोई नाता धोता है ही नहीं। बिल्कुल सही। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो असल में एडिटोरियल जो होता है, अखबार की पॉलिसी होती है कि अखबार का अपना दिमाग मगज क्या है, और उसमें अपना मगज में ये उन्होंने किया है कि उनके एक ही तरफ चल पड़े, इसको न्यूट्रल होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है, जब इदारे अपने एडिटोरियल के अंदर एक पॉलिसी स्टेटमेंट लेते हैं ना, तो ये वही एजेंडा है जो बड़े अरसे से चल रहा है कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल बंद कर दिया जाए, और ये सारा का सारा अमल जो है सियासी माजराई और सियासी मुदाखलत के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। और फिर कहा यह जाता है कि जनाब देखिए, नैब का, हुकूमत का, अदालतों का, इनका आपस में एक नेक्सस बन चुका है और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है, ज़रा थोड़ी देर के लिए आप साराना साहब ये देखिए, नैब को बने हुए 20-21 साल हो गया। बिल्कुल सही है। पिछले 17 बरस पीछे छोड़ दें, आखिरी 3 बरस को देखें जरा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रिकवरी अगर पिछले 3 वर्षों में हुई है, 17 वर्षों के मुकाबले में 3 वर्षों में, इसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन वो इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये जो प्ली बार्गेन के जरिए पैसा आ रहा है, इसका जिक्र नहीं करेंगे। सवाल ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब के सब लोग, कोई आजादी इजहार के नाम पे, कोई जमहूरियत के नाम पे, कोई कानून की हुक्मरानी के नाम पे एक छतरी ले लेता है और कहता है जी इसको बंद करें। बिल्कुल कारोबार साहब, वो खुद भी नैब के मुल्ज़िम है, कोई इस तरह भी जिक्र देखिए ना, बात तो यही है ना कि सारे के सारे लोग जो बकायदा इस शिकंजे में आते हैं, उनका ख्याल ये है कि हम एक छतरी ले लें और लोगों को बताएं कि यार ये सारा पॉलिटिसाइज एजेंडा है और इसको बंद करें, नैब को बंद करें। हालांकि मुतबादल निजाम देना था पीपल्स पार्टी PMLN ने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, वो नहीं दिया इन्होंने एहतसाब के मुकाबले, नैब के मुकाबले में। अब जब नैब कुछ कर रही है तो इनको तकलीफ है। खालिद क्यों, आप पीपल्स पार्टी को भी कवर करते रहे एक अरसा, और आप पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा समझते हैं। आपको याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस गोद में बिलावल को और इस गोद में बख्तावर को लेके कई किलोमीटर पैदल चलती थी, कई घंटे फुटपाथ के ऊपर बैठी रहती थी आसिफ जरदारी से मिलने के लिए। तो तब सियासी नहीं था। अब अगर आके एहसाब में आपसे डायरेक्ट कहा जा रहा है कि निकालें पैसे, डायरेक्ट कहा जा रहा है कि आपने ये पैसे खाए, तो अब इसको क्यों सियासी रंग दिया जा रहा है? देखिए राणा साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत तो शरीफ फैमिली का, नवाज शरीफ के जो इत्तेसाब था उसका शिकार हुई थी और उनको इसका एहसास था। और 2010 के अंदर जब पीपल्स पार्टी की वफाक के अंदर हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने रज़ा रबानी के ज़रिए बेपनाह कोशिश की कि आप आएँ, बैठे हमारे साथ, और ये जो इत्तेसाब का जो कानून है
इसको हम बदलें और इसमें तरमीम लाएं, इसमें इस्लाहात लाएं। और नून लीग जो है वो हर काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन इत्तेसाब का ये कानून जो है वो इसलिए बदलने के लिए तैयार नहीं थी कि वो समझते थे कि इसका शिकार जो है वो पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, ये एहसास नहीं था कि आगे चलकर इसी कानून का वो खुद भी शिकार शिकंजे में पड़ जाएंगे। अच्छा जी, कंवर दिलशाद साहब ने ना कॉलम लिखा है रोज़नामा दुनिया में, और कंवर साहब ने कहा कि जी जो इंतखाबी अमल में शफाफियत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तारी देने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तमाम जमातों का इसमें अतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत मुआजराई जो है मुल्की मुफाद में नहीं, इलेक्ट्रिक वोटिंग के मुकाबले में बायोमेट्रिक निज़ाम रह जाए। शफीक साहब, आपने कंवर दिलशाद साहब हमारे दोस्त हैं, एक अरसा वो इलेक्शन कमीशन के अंदर रहे, एक अरसा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे, एक अरसा उन्होंने इस चेयर को एंजॉय किया, तनख्वाह, टीए डीए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये वो, और एक जो है ना इस्लाह के नाम पर एक तब्दीली इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं की, और वही इलेक्शन कमीशन है जिसने दुनिया पाकिस्तान के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए। आज वो बैठ गए हैं बायो इलेक्शन और कमिट उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर कीड़े निकालने पे। देखिए उसमें हमारी जो सियासत में या इस तरह के हमारे दोस्त हैं वो पब्लिसिटी मॉन्गर होते हैं, उन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है, वो कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं ताकि मीडिया उसको उठाए, शाम को बुलाए और उनकी वाह 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 हो। अब ये देखें, ये इन्होंने एक तरफ जा रही है पूरी कौम, जो पूरी पार्लियामेंट उस तरफ जा रही है। अब इन्होंने जनाब एक नया शोशा छोड़ दिया बायोमेट्रिक का, तो भाई आप फिर इतने ये तेज़ हैं कि ये फतवा देते हैं, ये फैसला देते हैं, अदालत बन जाते हैं कि फलां एमएलए ने कुछ कर दिया, फलां वजीर ने कुछ कर दिया, वो नाहिल हो जाएंगे। ये सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने आप को उजागर करने के लिए, मीडिया के अट्रैक्शन के लिए ऐसे फजूल बयान दे देते हैं कि नया इशू खड़ा हो जाता है। तो इन लोगों को अहमियत ना दें, इनका तो काम यही है कि भाई सुबह कुछ शाम कुछ, मैं मीडिया पे आऊँ, मैं बस मेरी वाह वाह हो, ये इनका है। सलमान, एक बात, आप क्योंकि आप खुद कॉलम निगार हो, बहुत अच्छा लिखते हो, शफीक कॉलम निगार बहुत अच्छा है, ये जो हमारे कॉलम हैं ये कोई मोनोटनी का शिकार नहीं हो रहे? क्यों हो रहे हैं? हमारा सहाफ़ी जो है क्यों नहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता और क्यों नहीं आगे बढ़ रहा बात करने में? आप अपने तज्जिए में या अपनी खबर में अपनी ख्वाहिश को गालिब कर देते हैं ना, जो आप चाह रहे होते हैं अंदर से, उसको जब गालिब करेंगे तो फिर वो चीज़ें इसी तरह से होंगी जैसे हमारे यहाँ हो रही हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अब क्योंकि मामला चला गया सुप्रीम अपना पार्लियामेंट, अच्छा अब इलेक्शन कमीशन को भी जरा खामोशी आ गई है, इलेक्शन कमीशन को भी लग गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला मामला जो है वो आगे बढ़ गया है। अच्छा, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाक भी बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि फाफन की रिपोर्ट के बारे में कि जी उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया है, फाफन के सरबराह सरवर बारी साहब जो है वो उसकी हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला पार्लियामेंट के अंदर चला गया। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर थोड़ा सा खामोशी इख्तियार की है और अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन जरा एक बड़ा जानदार रोल प्ले करे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर करे, बायोमेट्रिक के ऊपर करे, फला। देखिए बात ये है, आप ये सुन लेना, मैं तो ये कहता हूं कि जरा छोड़ दें कंवर दिलशाद साहब को। आप ये जो मौजूदा इस वक्त इलेक्शन कमीशन है, आप जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बताइए कौन सी ऐसी इंतखाबी इस्लाहात है जो हमारे इस इलेक्शन कमीशन के अंदर से निकलती है, जिसके नतीजे में यहाँ पर इलेक्शन शफाफ होता है, जिसके नतीजे में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनती है, जिसके नतीजे में मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं बनता। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब जब इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की है और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है, और इसमें बाकी मामला भी हैं, और ये बड़ी अच्छी बात की कि हुकूमत ने एक तरफ अपोजिशन को भी दावत दे दी स्पीकर की उसमें सरबराही में, और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों को भी बुला लिया, और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के साथ भी मामला जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो होंगी, तो मेरा ख्याल है कंवर दिलशाद साहब को भी देखना चाहिए कि जहां चीजें आगे बढ़ रही हैं उसके साथ। ये कॉलम आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, आप नहीं समझते कि इसमें जो सजेशंस हैं वो सारी वही हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं? तो कंवर दिलशाद साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड है इलेक्शन के हवाले से। कंवर साहब हो या कोई भी कॉलम निगार हो, वो जब कॉलम लिखता है और कॉलम लिखने बैठता है तो क्या उसके ऊपर से भी दबाव होते हैं कि ज़रा ये वाली लाइन लें, ये टो करें, ये इस तरफ जाएं? क्या ये उसमें राना साहब सबसे अहम होता है लिखने वाले का माइंड सेट क्या। और ये जो हमारे मसरूफ़ कंवर दिलशाद साहब हैं, ये इलेक्शन कमीशन के तवील अरसा तर्जमान भी रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो रिटायरमेंट के बाद भी उनके अंदर से वो जो तर्जमानी है इलेक्शन कमीशन वाली, अब वो नहीं निकल रही। चंद रोज पहले तब जब महाजराई थी इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की, तो इनका मौक़िफ़ भी बहुत सख्त था।
और जब से थोड़ी बर्फ पिघलनी शुरू हुई है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कुछ मामला बेहतरी की तरफ नजर आए हैं, तो इनके मौक़िफ़ में भी एक चेंज आई है, एक जो तब्दीली है वो आई है, इसलिए कि मामला जो है वो अब पार्लियामेंट में चला गया है और पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है वो इस पर इंतहाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुकी है। तो इस वजह से अब हमारे इलेक्शन कमीशन में भी तब्दीली हमें कुछ नज़र आ रही है, और उनके जो तर्जमान है, ताहयात तर्जमान जो हैं इलेक्शन कमीशन के कमर दिलशाद साहब, उनके मौक़िफ़ में भी तब्दीली आ रही है। लेकिन एक बात जो इस अदारी इसके अंदर भी लिखी गई है, कॉलम के अंदर भी, जो उनकी सजेशन बड़ी अच्छी है कि इत्तफाक़ राय होना चाहिए और सबको वही कानून साजी जो है वो देर पा साबित होगी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कानून साजी। ठीक है, तायात आप कहते हैं। राना साहब मेरा आपसे एक सवाल है, ये कॉलम में बड़ा अच्छा चर्चा किया खालिद साहब ने और सलमान साहब ने। ये जो कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट हमेशा जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट होता है जो अपनी पूरी जिंदगी वो पंजाबी के अंदर गाल देता है, फिर ये जो मशरूम कॉलमिस्ट हैं जिनको ना जिस्म का पता है, ना आगे का पता है, ना पीछे का पता है, ना रिसर्च का पता है, इन पे रोशनी डाले ना। असल तो ये है जो ये काम खराब करते हैं। देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो कालम निगार होता है, सलमान ये ज़रा बात सुनिएगा, जो कालम निगार होता है ये होता है लोगों की राय बनाने वाला, ओपिनियन मेकर, ठीक है ना, लोगों की राय बनाने वाला। अब मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो ओपिनियन मेकर्स हैं ना हमारे, उनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है। अगर आप इनकी कलाबाजियाँ देखें ना, कि अभी रात को उन्होंने लिखा कि मियाँ नवाज शरीफ बहुत अजीम शख्सियत है, सुबह हुकूमत बदल गई तो उनका नहीं, मुशर्रफ से अच्छा कोई नहीं अच्छा कोई नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, इसने इस मुल्क की तबाही में बड़ा रोल अदा किया, मतलब की खराबी में। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। लेकिन जो हमारे ये दानिश्वर हैं, इनका आलम यह है कि अगर इन्हें 2 पैसे आज फालतू मिलें तो ये सारी अखलाकियात छोड़ के उड़ के वहाँ दुनिया से उठ के पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान से उठ के नई बात में चले जाएं, नई बात से उठ के एक्सप्रेस में चले जाएं। जो एक मॉरलिटी होती है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। और बहुत अच्छे कालम निगार भी हैं, ऐसे कालम निगार भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने अकायद और अपने नज़रियात के पीछे उन्होंने सब कर दी। वो भी हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमेशा मशल जो है जलाई बची हुई है। अच्छा, मैं अब आगे चलना चाह रहा था क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के हवाले से देखें कितनी बदकिस्मती है यार, कि हमारे यहाँ जब वो जो बंदा 5वें नंबर पे आया ना, हम पूरी कौम उसे भी बल्ले बल्ले कर रही है। यानी हम मेडल नहीं ले रहे, 5वें नंबर वाले को भी कह रहे हैं कि वाह क्या अजीम आदमी है। तो जरा क्यों ऐसा? मैंने कहा ये हमारे साथ फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, विफाकी वजीर बराए बैन सूबाई राब्ता, उनसे मैंने कहा जरा पूछूं कि क्या है। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम, ये जो ओलंपिक एसोसिएशन है, क्या ये जवाब दे नहीं है पार्लियामेंट को? और क्या वजह है कि आप जरा दबू दबू हैं इनके सामने? अभी तक नाकिस कारकर्दगी के बावजूद पिछले 2 दहाइयों से हम मेडल नहीं ले सके, एक ही बंदा बैठा हुआ है और पार्लियामेंट जो है कुछ नहीं कर पा रही। नहीं हो रहा उनके साथ, और कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब उनसे बात करने की। तो जैसे ही राब्ता होगा मैं इस पे लाजमी बात करूंगा। मैं उनसे ये चाहता हूं कि मैं उनसे ये बात करूं कि क्या वो पार्लियामेंट को जवाब दे, नहीं वजीर आजम पार्लियामेंट को जवाब दे। सदर जो है वो मुश्तरका इजलास में जाके अपना मौकफ देते हैं, हर बंदा देता है। तो ये क्या बात हुई कि जो एक बंदा है वो बैठा और वो कहता है मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं? तो इस पर अभी बात करते हैं, मेरा ख्याल है राब्ता नहीं हो रहा। मैं अब आना चाह रहा हूँ सर, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम ने आज एक बड़ा आर्टिकल लिखा है और उसमें इमरान खान साहब के हवाले से और उन्होंने कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले मैं एक आपको चाहता हूँ कि फाइनेंशियल टाइम की वो हवा करें। देखें, वो कहते हैं फाइनेंशियल टाइम कहते हैं कि पाकिस्तानी पैगाम को अमेरिका में अहमियत नहीं दी जा रही और बीजिंग से ताल्लुकात भी ठंडे हैं, ये अमेरिका की नाकामी वो कहते हैं। और वही कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का अफ़गानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ था, आज पूरी दुनिया उसे तस्लीम कर रही है। इस कालम में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको इंडोर्स किया है। मैं एक अरसे से हम सारे आपस में बात कर रहे हैं कि वो, अच्छा मैडम लाइन पे आ गई, अगर इजाज़त दें तो पहले मैं उनसे सवाल कर लूँ। तो मैंने सवाल ये करना था, अभी मैं कर रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म तक पार्लियामेंट को जवाब दे है।
तो क्या वजह है कि ये जो ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो पार्लियामेंट को जवाब देनी है और हुकूमत को दबू दबू है, पिछले 2 दहाइयों से कोई मेडल नहीं लिया, उसके बावजूद वो बैठे हुए। ओलंपिक एसोसिएशन तो अपने आप को हर अकाउंटेबिलिटी से ऊपर कहलाती है और वो ये कहती है कि पाकिस्तान की हुकूमत मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती। जो ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी तरह हमारे मुल्क के बच्चों को, हमारे मुल्क की आवाम को वो करता है, वो सब अकाउंटेबल होते हैं। सिर्फ ये नहीं है, ये एक्सक्यूज यूज करते हैं कि जी हम पैसा नहीं, हालांकि वो मैं एक अलग फिर आइंदा के प्रोग्राम में बताऊंगी कि किस क्या क्या बेनिफिट लेते हैं। अगर ये पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं और ये बाहर मेरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो ये बिल्कुल अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट के सामने और अवाम के सामने। ठीक है मैम। अच्छा ये बताइएगा कि जो हॉकी है हमारा कौमी खेल था, हम आलमी चैंपियन रहे, हम ओलंपिक चैंपियन रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी होल्डर रहे, हम एशियन चैंपियन रहे, दुनिया का हॉकी का कौन सा मेडल है जो हमने नहीं लिया? और एक वक्त ये आया था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हॉकी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान किसी को आगे नहीं आने देता। उसके बाद ये हुआ कि हम इस तरफ चले गए कि हम ओलंपिक भी क्वालिफाई नहीं कर सके। मैम कितने दुख की बात है। जी, वजीर आजम का क्लियर मौक़िफ़ है कि कोई ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे और इनको जो ब्लैकमेल करना है, जो भी मुल्क के खिलाफ करेंगे, फिर हम इनको मुल्क के लॉ के तहत इनकी अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे और इनको जवाबदेह करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, आपने मैम की बात सुनी। देखिए, पहले भी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी थी उसमें भी बड़ा तशवीश का इजहार किया गया जो हमारी कारकर्दगी रही ओलंपिक्स में। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसका जो है हमारा पूरा एक सिस्टम जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर जो है उसको ओवरहाल करने की ज़रूरत है। और इसमें ओलंपिक्स में हमारे जो नाकामियाँ हुई हैं राना साहब, इसमें हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसको भी बहुत बड़ा एक दचका जो है वो पहुंचा है। क्योंकि ओलंपिक्स में जब हमारे खिलाड़ी जो है वो कामयाबियां हासिल करते थे तो वहाँ पर हमारी जो सियालकोट के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको भी फ़रोग मिलता था। और दूसरा हॉकी की बात जो है वो आप कर रहे थे। देखिए, हॉकी के अंदर भी हमारा तो सबसे बड़ा जो खेल था वो हॉकी था और हॉकी में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने जो है नुमाया बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन माजी की हमारी जो हुकूमतें थी उन्होंने हॉकी की मुकम्मल तौर पर जो सरपरस्ती है वो छोड़ दी, जिस वजह से आज हॉकी में भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और ये खुशाइंद बात है कि अब जो है जिस तरह वज़ीर साहिबा फरमा रही थी कि अब हुकूमत जो है हॉकी की भी सरपरस्ती करने जा रही है। सर, मैं डायरेक्ट आपके पास फाइनेंशियल टाइम के उसमें एक जुमला और भी है, वो अभी कीजिएगा। वो कहते हैं फाइनेंशियल टाइम में उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ इंतशार का शिकार है, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ और मरियम के विजन में भी तसादुम है। पूरी दुनिया में अब ये बात फैल गई और उन्होंने कहा कि वजीर आजम का जो विजन था अफगानिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया अब उसके पीछे चल रही है। ये कौन लिख रहा है राना साहब? ये बार में ये फाइनेंशियल टाइम पाकिस्तान का अखबार तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल पीटीवी तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, आप जो आलमी दुनिया है, जो आपके इंटरनेशनल जो जर्नलिस्टों के बड़े इदारे हैं, वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था अफगानिस्तान के हवाले से वो ठीक था और अमेरिका ने वहाँ से नाकाम होकर आया है। और देखिए, ये इसको हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि पूरी दुनिया को भी चाहिए कि आप इमरान खान को फॉलो करें। अगर वहाँ पे अगर चाहते हैं अमन हो, वहाँ पे एक बार फिर वो एक मुल्क खड़ा हो, तो ये पूरी दुनिया के लिए ना एक अमन का पैगाम होगा। तो बजाय इसके प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि भाई अल्लाह के बंदो उन्हें तनहा मत छोड़ो। और ये फाइनेंशियल टाइम ने ये इशू खड़ा कर गया। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने इक़दामात की तारीफ़ की है, इसमें देखिए ये न्यूट्रल बंदा बोल रहा है। और फिर आप देखें मरीम नवाज और नवाज शरीफ का हम कहते रहेंगे, पहले दिन से हम ये रौला डाल रहे थे कि भाई ये क्या है। अब ये आवाज़ें वहाँ में पहुँचनी शुरू हो गई हैं, इंटरनेशनल मीडिया में पहुँचनी शुरू हो गई हैं कि भाई नवाज और मरियम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। तो वो सिर्फ तवज्जो दिला रहे हैं कि भाई आप बजाय अपनी लड़ाई के और आपस में एक दूसरे को उलझने के आप कोई पाकिस्तान के लिए करें। और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसकी मिसाल हैं कि जो उन्होंने पहले दिन से अफगानिस्तान के एजेंडा का जो उन्होंने कहा
वो इस पे पूरी दुनिया भी है, आप भी इस तरफ आए, अपनी लड़ाइयों से बाहर आ जाएं, कुछ पाकिस्तान का सोचें। अफगानिस्तान में अमन होगा, अफगानिस्तान बेहतर होगा तो पूरा खित्ता बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब, इसमें पूरी दुनिया से जो है वो अमेरिका और इंडिया को आप निकाल दें और कुछ उनके था, देखो बाकी पूरी दुनिया जो अच्छा सलमान साहब, फ्रांसीसी एक मुसन्निफ हैं, उनका नाम है क्रिस्टोफर जीफर लाट। अब मैं कहीं अगर गलती करूं तो हम देसी तरह लोग हैं, हमने कौन सा कोई इंग्लिश मीडियम में किया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत में हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ को गद्दारी से जोड़ा जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि मगरबी दुनिया भारत में दम तोड़ती जमहूरियत पे खामोश क्यों है, और डेमोक्रेसी इंडेक्स पे 10 तनज़ली के बाद 51 नंबर पे वो आ गया भारत, और मोदी ने जमहूरियत के भारत में जन्म लेने का दावा जो है वो खोखला कर दिया है। और किसी ने पूछा आप इंडिया में इसका हाल क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया का जो हाल है वो सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि इट्स एन आई ओपनर। और इस मुसन्निफ की किताब आई है, बहुत पॉपुलर किताब है, वो है मोदी का हिंदुस्तान, हिंदू कौम परस्ती और नस्ली जो है ना वो जमहूरियत का ज़हूर। ठीक है। अब सवाल ये है, सिर्फ इसने नहीं किया, फ्रांसीसी मुसन्निफ ने, इसके साथ साथ इसराइली अखबार ने भी अपने आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो इस वक्त हिंदुआता और हिंदू इंतहा पसंदी है वो मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बात ठीक। अच्छा, बात सारी क्या है, अब दुनिया जो है वो हम पे तो बहुत सवालात उठाती है ना, ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया क्यों खामोश है, ये सवाल उसने मुसन्निफ ने अपनी किताब में उठाया है कि जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों के साथ हो रहा है, जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कुछ भारत के अंदर जो मौजूद हिंदू हैं निचली जात के उनके साथ हो रहा है, और ये जो कौम परस्ती पर मबनी नस्ल परस्ती पर मबनी जो जमहूरियत है, इसके कॉन्टेक्स्ट में और जिस अंदाज से मोदी दुनिया को लेके जा रहे हैं, उस पर आलमी दुनिया की जो खामोशी है उनके बकौल एक बड़ी मुजरिमाना गफलत हो रही है इस वक्त दुनिया के अंदर, जिस पे सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जमहूरियत जो है बुनियादी तौर पे एक डाइवर्सिटी का नाम है, जिसमें आप मुख्तलिफ हम ख्याल मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एडजस्ट करते हैं। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जिसने हिंदुस्तान में रहना है उसको हिंदुआता की जो फलसफा है उसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक ज़माने में हम कहते थे ना कि मुस्लिम इंतहा पसंदी, अब दुनिया में ये बहस होनी चाहिए कि मुस्लिम इंतहा पसंदी के मुकाबले में जो हिंदू इंतहा पसंदी जो दुनिया में फैल रही है, जिससे सिर्फ भारत को खतरा नहीं है, खित्ते को खतरा नहीं है, आलमी दुनिया में उसके खतरा के बारे में निशानदेही की जा रही है। मेरा आपसे सवाल है, इतनी पूरी दुनिया लिख रही है, इंटरनेशनल आर्टिकल छप रहे हैं, लोग आज खुद लिख रहे हैं, तो जो यूएनओ दूसरे इदारे हैं वो क्यों सोए हुए हैं? ये भी वही इंसान है ना। यूएनओ के बारे में हम पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि सिर्फ तकरीरें करना, रेजोल्यूशन पेश करना है, अपना नुक्ता नजर पेश करना अहम नहीं होता। अगर आप बड़ा प्रेशर नहीं बिल्ड करेंगे इन ममालिक के ऊपर, हिंदुस्तान समेत, तो फिर आप कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करेंगे? और आज ये वक्त आ गया है कि इस पे हमें सवालात उठाने चाहिए जो हिंदू इंतहा पसंदी के ऊपर। आप प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन आज का ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह सोमवार को आपसे मुलाकात होगी आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक चीज़ आपसे बताता जाऊँ कि ज़िंदगी मुसलसल सफ़र का नाम है। एक बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान में, और वो ये कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन अज़हर अली के जो वालिद साहब हैं, 76 साल उम्र है उनकी, मोहम्मद रफ़ीक उनका नाम है, उन्होंने शेखोपुरा में 21 किलोमीटर तवील मैराथन रेस जो है वो जीती है। पार्क में बड़ी अच्छी रनिंग करते हैं। 76 साल की उम्र में उन्होंने ये गोल्ड मेडल लिया है, और 21 किलोमीटर बनता है ये, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं दौड़ लगाई और मैराथन जीती। रफ़ीक साहब कमाल ही कर दिया जी, मेरे जैसे लोगों के लिए तो बड़ा हौसला और हिम्मत आपने पैदा कर दी कि हम किसी भी उम्र में अगर आज़म हमारा मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी मिसाल है कि हमें हर उम्र में ज़िंदा रहने का हक़ है और अपने आप को साबित करने का हक़ है। आप लोग भी ज़िंदा रहना सीखिए। पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अजीम तरीन लोगों में से हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सोमवार को मुलाकात होगी।